सिंह वर्मन की हत्या के बाद कुसान राज्य का माहौल काफी तनावपूर्ण था। कुसान की सेनाओं ने शाही दवाखाने को चारों तरफ से घेर रखा था और वो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते थे। इसी बीच अचानक वत्सल साम्राज्य के युवराज ओमव्रत ने शाही दवाखाने में आकर सबको चौंका दिया था। नैना और आर्यमान की हैरानी उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब उनके सामने ओमव्रत नैना से शादी का प्रस्ताव रख देता है। ओमव्रत के प्रस्ताव को सुनने के बाद नैना तो उसे पागल समझती थी, लेकिन ओमव्रत के चेहरे की गंभीरता को आर्यमान पढ़ लेता है। इसके बाद वो ओमव्रत से सच बताने के लिए कहता है। आर्यमान की बातों को सुन अब ओमव्रत बिल्कुल शांत था। शांति जितनी गहरी होती है, बातें भी उतनी ही ज्यादा गंभीर होती है। इस बात को जान रहा आर्यमान एक बार फिर से ओमव्रत से कहता है, युवराज ओमव्रत, आप जब तक हमें सच्चाई नहीं बताएंगे हम आपके किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। सच्चाई युवराज, हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जाननी है। आर्यमान की बातों को सुन ओमव्रत उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम बहुत शातिर हो, सच और झूठ के बीच का फर्क अच्छी तरह से जानते हो। तुमसे अब कुछ छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। देखो, मैं एक बात स्पष्टता के साथ तुम सबसे कहना चाहूंगा, मैं ये सब ना तो अपने लिए कर रहा हूं और ना ही तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ना ही मैं ये सब किसी युद्ध को रोकने या तुम्हारी सजा माफ करवाने के लिए कर रहा हूं। युद्ध हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओमव्रत के बात करने का रवैया अचानक से बिल्कुल बदल गया था। उसे इस तरह व्यवहार करते देख नैना को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे कहती है, युवराज ओमव्रत, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला है। आखिर इतने तनावपूर्ण माहौल में वत्सल साम्राज्य के युवराज ओमव्रत को क्या सूझा है जो वो अचानक मेरे सामने शादी का प्रस्ताव लेकर पधारे? आपकी शादी सिंह वर्मन की पोती से हो चुकी है ना, और सिंह वर्मन की अभी अभी हत्या हुई है। फिर आप इस तरह अचानक अपने शत्रु के समक्ष ऐसा प्रस्ताव लेकर कैसे आ सकते हैं? आप हमें कुछ ठोस कारण दीजिए युवराज, वरना सब सोचेंगे आप अपने दिमाग पर से नियंत्रण खो चुके हैं। वत्सल साम्राज्य के युवराज के बारे में अगर किसी और ने यह बात कही होती तो अब तक उसका सर धड़ से अलग हो चुका होता, लेकिन नैना से इन बातों को सुन ओमव्रत बेहद शांति के साथ उसका चेहरा दिख रहा था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो नैना से कहता है, ये सब मैं गरुण सैन्य बल के संचालक और सेनापति अरुण जी की बेटी अरुणिमा के लिए कर रहा हूं। ओमव्रत की इन बातों को सुन नैना और आर्यमान एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। आज ओमव्रत अपनी हर बात से नैना और आर्यमान को काफी हैरान कर रहा था। ओमव्रत से अरुणिमा का जिक्र सुनते ही नैना के चेहरे पर एक चिंता की भी लकीर उभर आती है। अच्छा, तो आप यहाँ युवराज के नाते नहीं बल्कि गरुण सैन्य बल के एक शिष्य के नाते आए, और यहाँ पर आपको अरुणिमा ने भेजा है। नैना की बातों को सुन ओमव्रत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो नैना? मैं यहाँ आया हूँ, अरुणिमा को तो इस बारे में पता भी नहीं है, वो इन बातों से अनजान है। ओमव्रत की बातों को अब नैना सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपने सुर में बोलते हुए कहती है, नहीं 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 युवराज, मैं अब समझ गई हूँ। अरुणिमा ने ही आपको यहाँ भेजा ना, ताकि आप मुझ पर दबाव बनाकर शादी कर सके और फिर वो गरुण सैन्य बल में मुझे ले जाकर मेरे दिमाग की शक्तियों को चूस सके, उनका इस्तेमाल कर सके। मैं ना आप लोगों की सारी योजनाएं समझ गई हूँ युवराज। नैना की बातों को सुन ओमव्रत उसकी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखता है। ये सब तुम क्या बोल रही हो नैना? मैं मानता हूं तुम अब काफी ताकतवर बन चुकी हो और तुम्हारी चर्चा इस पूरे राज्य में है, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो, अरुणिमा तुमसे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट श्रेणी की योद्धा है और उसकी शक्तियां भी तुमसे काफी अधिक है। वो भला तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल क्यों करेगी? उसको तो ये पता भी नहीं है मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। ओमव्रत की बातों पर नैना को जरा भी यकीन नहीं था। वो ओमव्रत से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तब तक आर्यमान उसे कंधे पर हाथ रख देता है। आर्यमान का इस तरह नैना के कंधे पर हाथ रखना उसके लिए ना बोलने का इशारा था। आर्यमान का इशारा समझते हुए नैना भी चुप रहती है। नैना को चुप कराने के बाद आर्यमान ओमव्रत की ओर देखते हुए कहता है, युवराज, आपके मुताबिक अरुणिमा को इस बात का पता भी नहीं है कि आप यहाँ आए, लेकिन आप यहाँ आकर उसके लिए नैना से शादी की बात करना चाहते हैं। आपका यह भी कहना है अरुणिमा को इसका भी पता नहीं है और वो नैना का इस्तेमाल भी नहीं करेगी। फिर युवराज, आप मुझे ये बताइए, आखिर आप इस तरह नैना से शादी क्यों करना चाहते हैं? इसका क्या कारण है युवराज? आर्यमान की बातों को सुन ओमव्रत अब बिल्कुल शांत था। वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है और वहीं पर बनी एक खिड़की से आसमान की ओर देखते हुए कहता है, आर्यमान, यही नाम है ना तुम्हारा? सब तुम्हें इसी नाम से जानते हैं ना? ओमव्रत की बातों को सुन आर्यमान हाँ में सर हिलाता है। आर्यमान का इशारा देख ओमव्रत उससे कहता है, मुझे तुम काफी अनुभवी लगते हो आर्यमान, क्या तुमने कभी प्रेम को भी अनुभव किया है? ओमव्रत के सवाल को सुन आर्यमान की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहता है, ये कैसा सवाल है युवराज? आर्यमान की बात सुनकर ओमव्रत उसकी ओर देखते हुए कहता है, यह सवाल नहीं है बल्कि हर बात का जवाब है आर्यमान। प्रेम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत करने वाली चीज है, लेकिन हम सब सच्चे प्रेम को छोड़कर बाकी हर बात पर ध्यान दिए जा रहे हैं। प्रेम किसी से किसी वक्त और किसी भी जगह हो सकता है। प्रेम वासना नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे पवित्र चीज है आर्यमान। प्रेम करने वाले लोग इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और बस वही काम मैं कर रहा हूं। ओमव्रत की बात सुनकर नैना और आर्यमान दोनों के माथे से पसीना टपक रहा था। ओमव्रत की बातों ने नैना को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था।
अरुणिमा से प्रेम? हे भगवान, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? लेकिन अगर ये प्रेम अरुणिमा से करता है तो इसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव क्यों रखा है? यही सोचते हुए नैना ओमव्रत से कहती है, युवराज, इसका मतलब आप प्रेम अरुणिमा से करते हैं, लेकिन अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आपने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव क्यों रखा है? और फिर कोई अरुणिमा से भी प्रेम कैसे कर सकता है? नैना का सवाल सुन ओमव्रत मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सबने अरुणिमा का सख्त रूप देखा है, लेकिन तुम्हें उसका प्रेम कभी नहीं दिखा है। 7 वर्ष की आयु में जब मेरी मां की हत्या उन राक्षसों ने कर दी थी और मेरी जान पर भी संकट था, तब मैंने अरुणिमा का सबसे उदार रूप देखा था। उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। अरुणिमा ने जिस स्नेह से मुझे संभाला था, उतना स्नेह तो मुझे मेरी मां से भी नहीं मिलता था। और रही बात शादी की, तो हर प्रेम का अंजाम शादी नहीं होता है। कुछ प्रेम इस दुनिया के सामने आए बिना भी अनवरत चलते रहते हैं। मेरा और अरुणिमा का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। हालांकि वो इस बारे में नहीं जानती है, लेकिन मुझे सब याद है। ओमव्रत की बातों को सुन नैना उससे कहती है, आपने शादी करने की कभी कोशिश नहीं की? नैना का सवाल सुन ओमव्रत उससे कहता है, अरुणिमा मुझसे उम्र में 8 साल बड़ी है और फिर वो मेरे गुरुजी की बेटी थी। साथ ही उसे मैंने कभी ये बात बताई भी नहीं है। ओमव्रत का जवाब सुन आर्यमान कहता है, लेकिन आप नैना से शादी क्यों करना चाहते हैं? हमें इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। आर्यमान का सवाल सुन ओमव्रत उससे कहता है, अरुणिमा ने आज तक शादी नहीं की है और उसने अभी तक हजारों रिश्तों को ठुकराया भी है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसको लेकर अरुणिमा काफी परेशान है। अरुणिमा उससे बेहद प्रेम करती है और उसके बिना उसकी हालत बहुत खराब है। ओमव्रत के इशारों को नैना कुछ हद तक समझ रही थी। वो ओमव्रत से कहती है, युवराज, कहीं आप अशोक की बात तो नहीं कर रहे ना? नैना की बात सुन युवराज ओमव्रत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सही समझा है। मैं चाहता हूं तुम अशोक का साथ छोड़कर मुझसे शादी कर लो। इसके बाद अशोक अकेले पड़ जाएगा और वो अरुणिमा को जरूर अपनाएगा। मुझसे अरुणिमा का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। वो खुश रहे, बस मैं यही चाहता हूं। ओमव्रत की बातों को सुन नैना और आर्यमान दोनों शांत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओमव्रत को क्या जवाब दे। उधर कुसान राज्य में ही बने गरुण सैन्य बल के खुफिया घर में अरुणिमा, जगदीश और राजेंद्र अन्य योद्धाओं के साथ बैठे हुए थे। राजेंद्र और जगदीश आपस में बात कर रहे थे। तभी राजेंद्र जगदीश से कहता है, गुरुजी, हम तो यहाँ पर तारों में दिखे उस महान योद्धा के चयन के लिए आए थे, लेकिन अभी तक हम नैना के पीछे ही उलझे हुए हैं। उस योद्धा की हमारी खोज कभी पूरी होगी भी या नहीं? राजेंद्र की बातों को सुन जगदीश उसे चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाइए राजेंद्र जी। अरुणिमा जी ने नैना को फंसाने के लिए कोई बहुत शातिर चाल चली है। अगर इस वक्त उन्होंने आपकी इन बातों को सुना तो आपकी मौत भी पक्की हो सकती है। जगदीश की इस धमकी के बाद राजेंद्र बिल्कुल शांत हो जाता है। उधर उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी अरुणिमा अपनी एक सेविका से कहती है, तुमने युवराज तक क्या खबर पहुंचाई है? अरुणिमा का सवाल सुन उसकी सेविका कहती है, मालकिन, मैंने युवराज से कहा है कि आप प्रेम में व्याकुल हैं और आपके प्रेम पर नैना की नजर है। मेरी बात सुनकर युवराज दौड़े दौड़े नैना के पास चले गए। सेविका की बातों को सुन अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं उन्हें कोई शक तो नहीं हुआ है ना? अरुणिमा को जवाब देते हुए उसकी सेविका कहती है, नहीं मालकिन, उन्हें तो बस यही लगता है मैं आपकी जासूसी करती हूँ, लेकिन उन्हें अभी पता कहाँ है। मैं आपके आदेश पर आपके फायदे के लिए आपसे जुड़ी बातें उन्हें बताती हूँ। सेविका की बातों को सुन अरुणिमा मुस्कुरा रही थी। क्या ओमव्रत का इस्तेमाल कर नैना से अपना बदला पूरा करने में कामयाब हो जाएगी अरुणिमा? ओमव्रत का प्रस्ताव सुनकर उस पर क्या फैसला लेगी नैना?